वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है त्रिशिता चक्रवर्ती एंड आप देख रहे हैं माई सेल्फ त्रिशी, जहाँ पे आपको ज़ीरो से लेके डॉक्टर बनने तक का हर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से मिलने वाला है। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा स्पेशल है, उन लोगों के लिए है जो हमारे डेडिकेटेड हार्ड वर्कर्स हैं, जिन्होंने नीट इस बार का जो नीट यूजी है आप लोगों का, तो उस नीट यूजी को जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है, या वो लोग जो नीट यूजी 2024 में जर्नी ख़त्म करके एमबीबीएस जर्नी को 2024 में स्टार्ट करने वाले हैं नीट यूजी का, सॉरी मतलब एमबीबीएस का, उन लोगों के लिए आज का वीडियो है। तो मेनली ये एक एमबीबीएस गाइड है। प्लीज़ वो लोग देखें जो एमबीबीएस में अभी घुसने वाले हैं, कॉलेज जाने वाले हैं और इस जो 5.5 इयर्स की जर्नी है उसे एंजॉय करने वाले हैं। ये वीडियो उनके लिए है। या ये वीडियो वो लोग भी देख सकते हैं जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि एमबीबीएस के बाद क्या करना होता है, एमबीबीएस क्या होता है और एमबीबीएस कैसे करना पड़ता है। सो हाय गाइस, मेरा नाम है त्रिशिता चक्रवर्ती एंड चलिए शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा मैंने किसी से कॉपी किया है कोई बात नहीं। तो हमारा पहला गोल होता है क्लास 10 को कंप्लीट करना, और क्लास 10 कंप्लीट करते ही हमारे जो रिश्तेदार हैं वो हमारे पीछे पड़ जाते हैं ये पूछ के कि क्लास 11 में हम कौन सी सब्जेक्ट लेने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है, इस चीज़ में तो हम खुद ही कंफ्यूज रहते हैं। तो फिर हम लोग उस बहुत मतलब देख सुन के हम लोग बायोलॉजी लेते हैं, और फिर हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, पीसीएमबी एंड पीसीबी का। पीसीएमबी का मतलब है कि तुम मैथ्स एंड बायोलॉजी को एक साथ रख सकते हो, एंड पीसीबी का मतलब है कि यू आर कीपिंग ओनली बायोलॉजी, जो कि फेयर एनफ ऑप्शन है। मेरे पास भी पीसीबी था, ठीक है, एंड पीसीबी इज़ वेरी नॉर्मल। इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर देन पीसीबी लेना कोई पाप नहीं है। तो लोगों से अगर तुम सुन रहे हो कि मैथ्स बिना कोई ज़िंदगी नहीं है, तो है पर हाँ, यू हैव टू मेक श्योर कि तुम कैलकुलेशंस वगैरह सही करो, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैथ्स से उठाई जाती है। तो उन चीज़ों को अगर तुम अच्छे से बारीकी से सीख लो तो फिर तुम्हें मैथ्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है पीसीबी में। इसके बाद आता है तुम्हारा नीट यूजी एग्जामिनेशन। पहले बता दूँ, ये जो एग्जामिनेशन है ये 720 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम होता है। इसमें पीसीबी रहता है। क्या क्या रहता है? पीसीबी रहता है, यानी कि एम यहाँ पे नहीं रहता है, यानी कि मैथमेटिक्स इस एग्ज़ाम के अंदर नहीं रहता है। मैथमेटिक्स किस एग्ज़ाम के अंदर रहता है? पीसीएम, जो कि जेईई एग्जामिनेशन होती है, जो इंजीनियर्स के लिए बनी होती है। उस एग्जामिनेशन में हमें मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है, वरना इस पूरे के पूरे डॉक्टर लाइन पे मैथ्स की कहीं पे जिक्र भी नहीं होती है, ठीक है। तो नीट यूजी आपने क्रैक किया। अब क्रैक करने का मतलब क्या है? क्रैक करने का मतलब है कि आपने 620 से 650 मार्क्स जो है एक्वायर किया है, और आपने एक गवर्नमेंट सीट जीत ली है। और गवर्नमेंट सीट मिलने का मतलब है कि आपका जो खर्चा होगा वो 9,000 के करीब होगा, और अगर आपको उससे कम मिल रहा है तो आपको प्राइवेट सीट्स मिलेंगे जिसके खर्चा शायद 60 लाख से 1 करोड़ तक का भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि 1 या 2 महीने की होती है। उसके बाद आपकी एमबीबीएस स्टार्ट होती है, यानी कि आपकी कॉलेज लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है। एमबीबीएस 5.5 इयर्स का एक सफ़र होता है, जहाँ पे आपको 4.5 इयर्स पढ़ाई करनी पड़ती है एंड 1 ईयर की इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है। यहाँ पे इंटर्नशिप में आपको कॉलेज द्वारा सैलरी दी जाती है, आपको उनको कोई सैलरी नहीं पे करनी पड़ती है। तो वो 15K to 40K का होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग एमबीबीएस के सारे सब्जेक्ट्स को एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर में आप लोगों को एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री मिलता है। बायोकेमिस्ट्री इज़ वेरी मच मैचिंग टू बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। वहाँ पे जैसे आपको केमिस्ट्री एंड बायो का तड़का लगा था, बिल्कुल वैसा ही एक सब्जेक्ट है ये। उसके बाद आपको फिजियोलॉजी मिलेगा, और एनाटॉमी का मतलब है हमारे शरीर के अंदरूनी पार्ट्स, यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में फर्दर एंड डिटेल स्टडी करना। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत हार्ड है, ये बहुत हार्ड है, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत हार्ड है। तो इसके बाद है सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में आपको पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी मिलेगा। इसमें माइक्रोबायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जनरली लोग परस्यू भी करते हैं पर्सनली। तो माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद थर्ड ईयर में कम्युनिटी मेडिसिन, ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी एंड फॉरेंसिक मेडिसिन भी आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। एंड फोर्थ ईयर में मेडिसिन, सर्जरी, गायनेकोलॉजी एंड पेडियाट्रिक्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसके बाद जब आपकी 4 साल की ये पूरी मेहनत ख़त्म होगी, उसके बाद आप फाइनली अपने नाम के सामने परमानेंटली सारी ज़िंदगी डॉक्टर लगा के घूम सकते हैं। ये जो फीस होती है आपकी, जो ये 4 सालों के लिए दी जाती है, ये फीस वैरी करता है। कैसे वैरी करता है? एमबीबीएस करने के बाद आपको गवर्नमेंट या तो प्राइवेट सीट मिलती है। गवर्नमेंट की और एक सेक्टर है जिसका नाम है स्टेट गवर्नमेंट, और ये स्टेट गवर्नमेंट की जो सीटें होती है वो ऑलमोस्ट हर स्टेट में
20% का सीट तो रह ही जाता है। और अगर आप स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट को मिला के देखें तो हर स्टेट के पास 85% कोटा रहता है अपने स्टूडेंट्स को एडमिशन देने का मेडिकल कॉलेजेस में, पर जो गवर्नमेंट रहता है उसमें सिर्फ 15% सीट्स रहते हैं रिजर्वेशन के लिए। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर 20 लाख बच्चे बैठ रहे हैं तो सिलेक्ट सिर्फ 1 लाख होंगे अंडर गवर्नमेंट, और बाकी जो 3 लाख सिलेक्ट होते हैं वो प्राइवेट एंड स्टेट गवर्नमेंट को मिला के सिलेक्ट होते हैं। तो 20 लाख में से बस 4 लाख होते हैं हर साल के MBBS स्टूडेंट। यस, यही है एक्चुअल सच्चाई। तो हम थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर को देखते हुए चलते हैं। गवर्नमेंट में अगर कोई पढ़ता है तो उसको 610 के ऊपर मार्क्स लाना पड़ता है, और उसमें उसका फीस जो होता है वो बहुत ही कम होता है, 9,000 के करीब उसकी फीस होती है। अगर मैं प्राइवेट की बात कर लूँ तो उसका फीस 60 लाख से 1 करोड़ तक भी जा सकता है, क्योंकि MBBS बहुत एक्सपेंसिव होती है। अगर वो आप गवर्नमेंट के अंडर में कर रहे हो तो अलग बात है, वरना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसीलिए सोच समझ के करना चाहिए। उसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में आपको 500 के ऊपर मार्क्स लाने पड़ते हैं 720 के अंदर, तब जाके आपकी जो फीस होती है वो 25 से 50 लाख तक वैरी करता है, क्योंकि स्टेट की एक्सपेंसेस वैरी करती है, इसीलिए ये भी वैरी करता है। इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती, ये हर किसी को ये सीट नहीं मिलता है। ओके, उसके बाद अब्रॉड की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपका 20 लाख से 60 लाख के अंदर पूरा का पूरा MBBS 5 साल का हो जाता है। तो जो लोग थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं वो अब्रॉड वाला ऑप्शन चुनते हैं, पर इसकी डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। आज बात करते हैं कि अगर MBBS हमारा हो जाए, अगर हमारे नाम के सामने डॉक्टर लग जाए, इसके बाद हमारा क्या क्रियाक्रम बचता है। तो मेनली MBBS हो जाने के बाद आप मेडिकल ऑफिसर भी बन सकते हैं। इसका सिंपल मतलब है कि आप सर्विस कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप सर्विस कर सकते हैं, सर्विस भी कर सकते हैं, और आप अगर चाहे तो आप नीट PG एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं। अब तुम बोलोगे दीदी नीट PG एग्जामिनेशन क्या होता है? इस एग्जाम के जरिए आप एडवांस कोर्सेज में जा सकते हैं। कहाँ पे जा सकते हैं? एडवांस कोर्सेज में जा सकते हैं, यानी कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के डॉक्टर बन सकते हैं, चाहे वो आप सर्जरी के बन सकते हैं, मेडिसिन के बन सकते हैं, बच्चों के बन सकते हैं, माँ जैसे कि गायनेकोलॉजिस्ट के भी बन सकते हैं। यानी कि बहुत सारे सेक्टर आपके पास खुल जाते हैं जब आप नीट PG देते हैं। तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि आपकी जो MBBS की जर्नी है वो 5.5 ईयर्स की होती है। नीट PG जो होता है ये 3 साल का एक कोर्स होता है। अगर आप इस पे सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी नीट PG स्टार्ट होती है, और आपकी जब नीट PG स्टार्ट हो जाती है तब आपको बहुत सारे ऑप्शन सामने मिलते हैं, जैसे कि आप नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर भी चाहे तो पढ़ाई करके प्रोफेसर बन सकते हैं, जैसे कि एनाटॉमी एंड बायोटेक्नोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर आराम से पढ़ाई करके प्रोफेसर बन सकते हैं आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर ऑल्सो। अगर आपको क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में पढ़ाई करनी है तो यहाँ पे आपको 3 साल पढ़ाई करना पड़ेगा, जिसमें 2 सेक्टर आ जाएंगे, एक है MD वाला सेक्टर और दूसरा है MS वाला सेक्टर। MS वाले सेक्टर पे MS का मतलब है मास्टर्स ऑफ सर्जरी, जहाँ पे आपको गायनेकोलॉजी एंड जनरल सर्जरी के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जो कि 3 साल का कोर्स होता है। और वहीं पे अगर आप MD लेते हैं तो आपको जनरल मेडिसिन, रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी एंड पेडियाट्रिक्स, इन सब के बारे में पढ़ने को मिलेगा 3 साल के लिए। इस केस में क्या होता है, जब आप कॉलेजेस में पढ़ते हैं तब आपको पूछा जाता है कि हम आपको स्टाइपेंड मनी दे या हम आपको सैलरी दे। तो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स सैलरी को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि सैलरी की अमाउंट स्टाइपेंड मनी से ज़्यादा होती है। इस चीज़ को पॉइंट में रख के काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी 3 साल चली गई, यानी कि कुल मिला के अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपकी 8.5 ईयर्स ऑलरेडी डन है। तो अगर आपको लगता है कि एनी स्पेशलाइजेशन करने के बाद आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं एंड आपको अच्छा लग गया है, आपको ऑलमोस्ट आपने अपनी स्पेशलिस्ट ख़त्म कर ली है और आप 75K से 25 लाख तक 2.5 लाख तक कमा सकते हैं। कितना? 2.5 लाख तक आप कमा सकते हैं। सिर्फ मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। उसके बाद अगर आपके पास प्राइवेट प्रैक्टिस है या खुद की अगर क्लिनिक है तो आप और भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। देखिए, सैलरी और ये पैसा एक
सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है। पहला ऑब्जेक्ट है कि आपको पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर अच्छे नहीं बने, आपकी जो अर्निंग है वो कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। दिस इज़ द प्रैक्टिकल ट्रूथ, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस ट्रूथ, ओके। इसके बाद आता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि मैम हमको तो कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, वो कैसे बने? तो उसको बनने के लिए हम लोगों का MD या MS से काम नहीं चलेगा, हम लोगों को थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी और हम लोगों को फिर से 3 साल के लिए DM कोर्स यानी कि MD मेडिसिन या तो MCH कोर्स यानी कि MD सर्जरी करनी पड़ेगी, जहाँ पे अगर आप MD मेडिसिन करते हैं तो आप कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट एंड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इसका मतलब है स्टोमक रिलेटेड जितने भी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं वो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट हो जाते हैं। हैदराबाद में इसका एक बहुत बड़ा यूनिट भी काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं MCH लेती हूँ तो मैं कार्डियो सर्जन या तो न्यूरो सर्जन बन जाऊंगी। अब कार्डियोलॉजिस्ट एंड न्यूरो सर्जन के अंदर क्या डिफरेंस होता है? सर्जन का मतलब है कि ये सारे के सारे ऑपरेशन टास्क करेंगे और कार्डियोलॉजिस्ट या तो न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि ये आपकी बॉडी ट्रीटमेंट को बाहर से कंट्रोल करेंगे। यानी कि सिंपल बात है, ये आपकी बॉडी ट्रीटमेंट करेंगे और ये आपकी सर्जरी परफॉर्म करेगी। और मैं पहले बता दूं कि इन लोगों की जो सैलरी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है बच्चों, क्योंकि समझ में ही आ रहा है ये दोनों हार्ट और ब्रेन के साथ डील कर रहे हैं, जो हमारे बॉडी पार्ट्स में से सबसे कॉम्प्लिकेटेड बॉडी पार्ट्स होते हैं और इनकी सर्जरी इतनी ईजी नहीं होती है। इसीलिए MCH डॉक्टर्स आर वेरी 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 स्किल्ड डॉक्टर्स, ओके। इसके बाद देखो, ये तो हो गई तुम्हारी पूरी की पूरी जर्नी। मैंने तुम्हें समझा दिया कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कहाँ तक तुम रुक सकते हो, किसके आगे तुम जा सकते हो, सब कुछ तुम्हें समझ में आ गया। तुम्हें अगर मन करे तो तुम MBBS करके इंटर्नशिप तक रुक सकते हो। तुम्हें अगर मन करे कि नहीं मैं इंटर्नशिप में खुश हूँ, मैं इंटर्नशिप करके मैं आराम से सर्विस डॉक्टर बन जाती हूँ, तो सर्विस डॉक्टर अगर तुम्हें बनना है तो तुम बन जाओ। तुम्हें ऑलमोस्ट 75 गलती हो गई मुझसे थोड़ी सी, 75K तक तुम आराम से कमा सकते हो। 75K तक तुम आराम से कमा सकते हो। पर अगर तुमको लगता है कि नहीं मुझे और ज़्यादा कमाना है तो इसके लिए तुम्हें नीट PG देना पड़ेगा। एंड नीट PG देने के बाद तुम ऑलमोस्ट 2.5 लाख तक कमा सकते हो अपने हॉस्पिटल से। उसके बाद अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस को अगर जारी रखते हो तो और भी ज़्यादा कमा सकते हो। एज अ जनरल एडवाइस, एज अ मेडिकल स्टूडेंट, आई वुड एडवाइज यू कि तुम्हें हमेशा तुम्हें नीट PG करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की स्पेशलिस्ट जब तुम बन जाते हो तो जो भी इंसान तुम्हारे पास ट्रीटमेंट करवाने आता है उसको ट्रस्ट रहता है तुम्हारे ऊपर कि हाँ ये डॉक्टर जो है वो इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं और इनको अगर मैं ट्रीटमेंट करवाऊँ तो ये कभी गलत ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। टू गेन द पेशेंट्स ट्रस्ट यू शुड ऑलवेज स्टडी मोर एंड मोर। तो यहाँ पे तुम्हारे 9-10 साल की जर्नी हो जाती है और उसके बाद अगर तुम्हें फर्दर और भी स्किल्ड डॉक्टर बनना होता है तो तुम DM या तो MCH कुछ भी कर सकते हो। और ये सब कुछ करते करते तुम्हें 15 साल लग जाते हैं एक डॉक्टर बनने में। यानी कि अगर सीधी बात मैं बोलूँ, 15 साल की जर्नी होती है एक अच्छा डॉक्टर बनना, जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड हो एंड वेल सेटल्ड हो। तो अपनी जवानी की पूरी टाइम को, अपनी जवानी की पूरी सालों को बर्बाद करके, उनमें पढ़ाई करके, मेहनत करके डॉक्टर जब तुम बन जाते हो तब तुम्हारे पास वो सब कुछ रहता है जिसका सपना आज तुम इस वीडियो को देखते देखते देख रहे हो, है ना। पर देखो, इसकी इनिशिएशन को बहुत अच्छे से इनिशिएट करना पड़ता है। यानी कि नीट UG पे लौट के आते हैं, जो हमारा पहला इनिशिएशन स्टेप है, इसे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। प्रिपरेशन के वक्त अगर मैं बात करूँ, तुम्हारी रियल टॉक करती हूँ आज। चलो, मेडिकल स्टूडेंट बनने के बाद एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से रियलाइज़ किया है कि बायोलॉजी में तुम जो भी पढ़ते हो वो तुम्हारे मेडिकल यूनिट के साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। यानी कि सिंपल बात मेरी ले लो, बायोलॉजी तुम्हें स्ट्रॉन्ग करनी ही पड़ेगी। ये तुम्हें एग्ज़ाम में तो काम आएगा ही आएगा। जब तुम प्रैक्टिकल नॉलेज पढ़ने बैठोगे तुम्हें पता रहेगा कि अरे ये चीज़ मैंने NCERT में पढ़ रखी है, ये चीज़ मैंने NCERT से पढ़ रखी है, 2 साल पहले भी मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज है। तो ये चीज़ तुम्हें फील होगा जब तुम अच्छे से NCERT पढ़ के किसी भी मेडिकल कोर्सेज़ के अंदर एनरोल हो जाओगे। उसके बाद अगर मैं फ़िज़िक्स की बात करूँ, ये तुम्हारी कॉम्पिटिशन को बढ़ाता है और घटाता है। फिज़िक्स के ऊपर डिपेंड करता है तुम अड़े रहोगे या खड़े रहोगे या गिर जाओगे। तो फिज़िक्स को इसीलिए स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। केमिस्ट्री अगर तुम्हारी
तुम्हारे पास बेसिक नॉलेज अच्छे से हो एवं स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो एंड अगर रिविजन सही से करके जाओ तो ये दोनों ही तुम्हारा मार्क्स इतना बढ़ा सकते हैं कि फिजिक्स में अगर तुम थोड़ा कम एफर्ट भी डाल दो तो तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। पर मैं सीरियसली इस साल का बायोडेटा या तो बायोग्राफी देख के बता रही हूँ, 650 प्लस लाना पड़ता है अगर तुम गवर्नमेंट सेक्टर से करना चाहते हो। एंड प्राइवेट सेक्टर में इतना ज़्यादा MBBS एक्सपेंसिव हो गया है कि वहाँ पे करना मतलब कि तुम्हारी जितनी भी सारी कमाई है उसको बेच के करना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट में अगर तुम लकीली आ भी जाते हो देन ऑल्सो इट्स ओके, पर बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को भी अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मैं तुम्हें एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ, 650 के ऊपर लाने का सिंपल सा मतलब है 360 तुम्हें यहाँ पे लाना पड़ेगा, 140 और 140 करके तुम्हें यहाँ पे लाना पड़ेगा। कुल मिला के अगर मैं समेशन करूँ तो तुम 3 से 4 गलती कर सकते हो, तुम 3 से 4 गलती कर सकते हो। इससे ज़्यादा गलती तुम कर ही नहीं सकते, इससे ज़्यादा तुम गलती कर ही नहीं सकते। तो अपनी इनिशिएशन को बहुत स्ट्रांग रखो, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, ये जो तुम नीट यूजी की पढ़ाई कर रहे हो, ये जो तुम नीट यूजी की पढ़ाई कर रहे हो, ये पढ़ाई तुम्हें आगे जाके तुम्हारे किसी भी मेडिकल कोर्सेज में, नो मैटर तुम आज डेंटिस्ट बन जाओ, तुम कल नर्स बन जाओ या तुम डॉक्टर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, तुम्हारी पूरी जर्नी में नीट यूजी का ये पूरा सिलेबस तुम्हें ज़रूर हेल्प करेगा, क्योंकि तुम्हारे पास वो बेसिक नॉलेज रहेगी जो होना ज़रूरी है इन सारे के सारे कोर्सेज में एनरोल होने के लिए या इन सारे के सारे कोर्सेज को करने के लिए। सिंपल सी एक बात बताती हूँ आज तुम्हें, जो कि बहुत बेसिक बात है। आज तुम शायद सोच रहे हो कि मैं ड्रॉप पे ड्रॉप मारूंगा तो मेरे साल एक्सटेंड होते रहेंगे और मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी, पर मैं सच बता रही हूँ, तुम किसी और कोर्स को लेके शायद 2 दिन खुश रहोगे, पर हमेशा अपनी ज़िंदगी में पछताओगे कि थोड़ा और मेहनत कर लेते तो शायद मेरा हो जाता सिलेक्शन और शायद मैं कुछ अच्छा कर डालता। तो इस चीज़ की अफसोस को ना होने से बेहतर है ज़्यादा इनिशिएशन स्ट्रॉन्ग करके हम लोग MBBS में आके अपना बेस्ट दे और डॉक्टर बने, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होती है ना। तो सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हें पूरा का पूरा चीज़ समझा दिया एंड इसके साथ ही मैं ये वीडियो एंड करना चाहूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली यार मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत कुछ बता दिया है आज। MBBS के बाद क्या करना पड़ता है, MBBS के पहले क्या करना पड़ता है। एंड हाँ, अगर तुम्हें नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए भैया मेरी टेलीग्राम तो बिल्कुल है, तो टेलीग्राम को प्लीज़ ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें ऑथेंटिक नोट्स मिल जाएंगे बायोलॉजी का। एंड इवन मेरे पास यहाँ पे बायोलॉजी के 1 शॉट्स भी हैं, तुम उसे चेकआउट भी कर सकते हो। तो आज के लिए बहुत कुछ हो गया, तो अलविदा, मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहो एंड ऑल द बेस्ट इफ़ यू आर एंटरिंग इनटू MBBS एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर MBBS जर्नी।